प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल इजी टेक क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोग इस चैनल में आज जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके लिए पहले से ही पेन और पेपर लेके तैयार रहिए, क्योंकि आपको नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिलियन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया था, हम लोग एक फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज़ का ये आज का पहला टॉपिक है सॉल्यूशन। बच्चों, इस टॉपिक के लिए बोर्ड के द्वारा कुल 7 मार्क के क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं, अर्थात 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। बिलियन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि द्विअंगी बिलियन क्या होता है। वास्तव में देखिए, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का हो सकता है, यानी एक ही विलायक में 2 विलेय हम घोल सकते हैं, 3 घोल सकते हैं। तो जितने पार्ट होते हैं बिलियन में, उसके उतने अंग होते हैं, उसी के हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। तो जब एक विलायक और एक विलेय केवल होता है, यानी उसके केवल 2 ही अंग होते हैं, तो ऐसे बिलियन को हम द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन का ही है। पूरा हमारे कोर्स में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बच्चों, इसके पहले कि हम लोग इस लेसन को विधिवत स्टार्ट करें, एक चीज़ हमें देख लेना है कि कुछ चीज़ें हम पहले से ही दिमाग में रखेंगे, स्पेशली प्रयुक्त चिन्हों के विषय में। देखिए, बिलियन इक्वल टू क्या है? विलायक एंड प्लस विलेय। तो बेटा विलायक जो होता है इसको हम कंपोनेंट 1 मानेंगे और विलेय को कंपोनेंट 2 मानेंगे। इसलिए जो भी द्रव्यमान है, अणुभार है, आयतन है, अणुओं की संख्या है, जब भी विलायक की प्रकट की जाएगी तो उसमें 1 का सफिक्स रहेगा। जैसे द्रव्यमान के लिए W1, अणुभार के लिए M1, V1 और N1, इस तरह से। और विलेय के लिए यही राशियां जब प्रकट की जाएंगी तो W2, M2, V2, N2 इस तरह से व्यक्त की जाएंगी। इन राशियों को क्या कहते हैं? जैसे W द्रव्यमान है, अणुभार M है, आयतन को V से प्रकट करते हैं और अणुओं की संख्या को N से प्रकट करते हैं। और बेटा अगर कभी इन चिन्हों में कोई भी सफिक्स नहीं है तो वो पूरे बिलियन के लिए लागू होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ देखिए W है, W अगर लिखा जाएगा कहीं पर भी किसी सूत्र में, फार्मूले में, तो इसका मतलब यह बिलियन का द्रव्यमान है। W1 लिखा जाएगा तो ये विलायक का द्रव्यमान है। W2 लिखा जाएगा तो ये विलेय का द्रव्यमान है। तो इस तरह से चिन्ह प्रयुक्त किए जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले बिलियन का प्रकार। द्विअंगी बिलियन बच्चों 9 तरह के हो सकते हैं। ये सामान्य सी चीज़ें हैं, आप अच्छी तरह जानते भी हैं। इनसे कभी कभी बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनका शार्ट में डिस्कस हम करते हैं। देखिए, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। ये तीनों एक दूसरे में मिलकर बिलियन बना सकते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी के बेस पे 9 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं और 9 तरह के बिलियन हैं। जैसे गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट इसका लेके आप इसको याद कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। देखिए, कभी कभी पूछा गया सोडा वाटर किस तरह के बिलियन का उदाहरण है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सोडा वाटर गैस का द्रव में बिलियन है, यानी गैस विलेय है और द्रव विलायक है। इसी तरह से नम वायु किस तरह का बिलियन है, तो ये पता होना चाहिए कि यह द्रव का गैस में उदाहरण है। बच्चों, किसका है? द्रव का गैस में। इसी तरह से कभी कभी पूछा जाता है धातु अमलगम किस तरह के बिलियन के उदाहरण हैं। तो आप जानते हैं अमलगम का मतलब होता है Hg, यानी पारा से। यह एक द्रव धातु है। जब पारे में किसी धातु को घोला जाता है तो इस तरह के बिलियन को हम धातु अमलगम कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी आ जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको आप याद कर लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास रखिए। 2-3 बार इसको रिवाइज करिए, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, पहला ही टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है सांद्रता। सांद्रता की क्या क्या यूनिट्स हैं, कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे प्रायः न्यूमेरिकल आते हैं या इनकी परिभाषा पूछी जाती है। तो चलिए देखिए, सांद्रता कहते किसे हैं। सीधी सी बात होती है कि जब 2 पदार्थों को मिलाते हैं तो
किस रेशियो में मिलाए हैं, यही सांद्रता है। अर्थात किसी विलयन या विलायक की एकांक मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। बच्चों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो विलयन की भी एकांक मात्रा ली जा सकती है या विलायक की। जैसे हम कहते हैं 1 लीटर विलयन में कितना विलेय घुला है, या हमें कह दें कि 1 लीटर जल में कितना विलेय घुला है। दोनों दो अलग बातें हैं और इसी आधार पर सांद्रता की कई इकाइयाँ निर्धारित की गई हैं। तो आइए हम देखते हैं सांद्रता की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। तो पहले बच्चों हम देखेंगे कि कुछ सांद्रता ऐसी हैं जिनको विलयन के 1 लीटर के रूप में परिभाषित किया गया। यानी इसमें परिभाषा लिखते समय आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर में, और इसमें शक्ति यानी ग्राम प्रति लीटर की इकाई आती है, मोलरता है और नॉर्मलता। ये 3 इकाइयाँ हैं जो विलयन के 1 लीटर के रूप में परिभाषित की जाती हैं। इनकी परिभाषाएं बहुत आसान है, आइए हम देखते चलते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले है शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति का मतलब स्ट्रेंथ है जो कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को व्यक्त करता है। तो हमें कह सकते हैं कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। बच्चों इनका सूत्र यथा याद आपको कर लेना है, ज़्यादातर बच्चे इसे जानते भी होंगे। ये होता है W/V यानी भार बटे आयतन। अब बच्चों अगर आयतन लीटर में है तब तो यही सूत्र लगेगा। बहुत बार आयतन मिलीलीटर में यानी ml में दिया होता है, तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा W2 × 1000/V ml में। बच्चों ये W2 है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है? W2 है, यानी विलेय का भार है। अब हम देखते हैं मोलरता क्या है। बच्चों नाम से ही क्लियर है, मोलरता यानी मोल को लेके इसको डिफाइन किया गया है। तो सीधे कह दीजिए ग्राम प्रति लीटर में क्या था? 1 लीटर में विलयन में उपस्थित ग्रामों की संख्या। मोलरता का मतलब क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रकट करते हैं। अब देखिए अगर किसी भी विलयन के V लीटर में W2 ग्राम घुला हुआ है, V लीटर सॉल्यूशन है और इसमें विलेय की मात्रा कितनी है? W2 है। तो हम मोलरता को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालते हैं? बच्चों इसका सूत्र आप याद करिए। M = होता है W2/M2 × 1/V लीटर में, लेकिन अगर आयतन ml में है तो ये हो जाएगा W2/M2 × 1000/V ml में। यही फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ग्राम प्रति लीटर सांद्रता दे देता है और आपसे सीधे पूछा जाता है कि मोलरता क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया गया कि NaOH की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है 0.4 ग्राम प्रति लीटर, इसकी मोलरता क्या होगी? तो ऐसे में ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अगर दी गई है तो आप सीधे सीधे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को अणुभार से डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ पर हम NaOH का अणुभार 40 है तो इसको 40 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों नॉर्मलता है। नॉर्मलता और मोलरता एकदम एक जैसी इकाइयां हैं, केवल अंतर यह है कि मोलरता में जहां अणुभार लिया जाता है, नॉर्मलता में वहीं तुल्यांकी भार का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों नॉर्मलता क्या है? देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। अब प्रश्न है ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है? तो विलेय के जो मात्रा है, जो भार है विलेय का, देखिए W2, इसको आप तुल्यांकी भार से डिवाइड कर दीजिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या हुआ? W2/E2 × 1000/V ml में। इस तरह से बच्चों अगर हमें अणुभार पता है, द्रव्यमान पता है, तो हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें मात्रा पता है और तुल्यांकी भार पता है तो हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इनसे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स देखें जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों देखिए अभी तक हमने जो फार्मूले बताए आप इनसे अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन कुछ इनसे रिलेटेड ऐसे प्रश्न आ जाते हैं
जहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तो उसको आप समझ लें। पहला नोट क्या है कि ग्राम प्रति लीटर मोलरता व नॉर्मलता तीनों ही ऐसी इकाइयां हैं जिसमें आयतन इन्वॉल्व है, अतः इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यानी सांद्रता की वे इकाइयां जिन पर ताप का प्रभाव पड़ता है उनमें महत्वपूर्ण है ग्राम प्रति लीटर सांद्रण, मोलरता और नॉर्मलता। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम ताप बढ़ाएं तो मोलरता बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि इतना तो आप जानते हैं ताप का प्रभाव इन पर पड़ेगा, लेकिन किस तरह से पड़ेगा इसको जानना भी जरूरी है बच्चों। तो आप देखिए सांद्रता जो होती है हमेशा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जब हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा, अतः सांद्रता घट जाएगी। तो हमें कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर किसी भी विलयन की मोलरता, नॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का मान आंशिक रूप से घट सकता है। तीसरा नोट्स देखिए, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध बहुत बार पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दिया है कि H2SO4 की नॉर्मलता, H2SO देखिए मान लीजिए दिया गया है H2SO4 विलयन की नॉर्मलता 0.1 N है, इसकी मोलरता क्या होगी, या मोलरता दिया गया है, नॉर्मलता सीधे सीधे पूछ लेता है। तो इनमें क्या रिलेशन है यह हमें समझना है। देखिए नॉर्मलता इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलरता। बच्चों n फैक्टर क्या है इस पर एक लंबा डिस्कस हो सकता है, फिर भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अम्ल और क्षार लवण से पूछे जाते हैं, तो उनके बेस में हमें कह सकते हैं कि n फैक्टर अम्ल की क्षारकता होती है, यानी उसमें जितने H+ आयन विस्थापनी होते हैं उसके बराबर होता है। जैसे HCl के लिए n फैक्टर 1 है, H2SO4 में 2 H+ आयन विस्थापनी है इसलिए n फैक्टर 2 है। एसिटिक एसिड में देखिए 4 हाइड्रोजन हैं लेकिन विस्थापनी हाइड्रोजन एक ही है, अतः इसके लिए n फैक्टर केवल 1 होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर क्षार है बेटा तो विस्थापनी OH- आयन जो होता है उसके बेस में हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे NaOH में देखिए 1 है, CaOH ट्वाइस के लिए 2 हो जाएगा, AlOH थ्राइस में 3 OH हैं तो इसके लिए वैल्यू 3 होगी। इस तरह से हम n फैक्टर का मान देख सकते हैं। अगर n फैक्टर पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे कह दिया कि H2SO4 है, इसकी मोलरता 1/10 है, तो नॉर्मलता बताओ। आप देख रहे हैं कि H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना है बच्चों, n फैक्टर 2 होगा, अतः नॉर्मलता बराबर देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू मोलरता, यानी इसका मान हो जाएगा 2 गुणे 1/10 अर्थात 1/5 हो जाएगी। यानी नॉर्मलता इस सोल्यूशन कितनी है 1/5 है, मोलरता कितना है 1/10 है। तो इस तरह से बच्चों हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता अगर ज्ञात है तो मोलरता अगर ज्ञात है तो नॉर्मलता को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं तनुता नियम क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि किसी विलयन की नॉर्मलता या मोलरता हमें ज्ञात है और उसका आयतन भी हम लिए हैं, सपोज कर लो V1 है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और इसमें कुछ जल बाहर से मिला दिया गया और जल मिलाने पर V1 आयतन बढ़कर हो गया V2, तो नॉर्मलता कितनी रह जाएगी, N2 का मान क्या होगा। सीधी सी बात है, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सांद्रता घटेगी यानी नॉर्मलता घट जाएगी। इसकी गणना करने के लिए सिंपल सा तनुता नियम का फार्मूला है N1V1 बराबर N2V2। और सेम इसी तरह से बच्चों मोलरता के लिए भी ये फार्मूला यूज हो सकता है और ये होता है M1V1 = M2V2। तो आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी पूछता है कितना जल मिला दें, उस समय आपको क्या करना है V2 ज्ञात करने के बाद उससे V1 को माइनस कर देना है, तब हमें ये पता चलेगा कि कितना जल इसमें हमें मिलाना है या कितना जल मिलाया गया है। तो ये पॉइंट भी नोट करना है। कभी कभी बच्चे V2 निकाल के ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे में प्रश्न गलत हो जाता है। आइए हम लोग अगला पोर्शन देखते हैं। प्रतिशत के रूप में भी बच्चों बहुत बार सांद्रता को व्यक्त किया जाता है और इस रूप में व्यक्त करना बहुत ही आसान है। देखिए प्रतिशतता का मतलब होता है कि 100 भाग अगर हम
बिलियन का लेते हैं, किसका ले लें, बिलियन का, तो इसमें विलेय के कितने भाग होंगे। अब 100 भाग जो होता है बेटा, कभी आयतन लिया जाता है, कभी द्रव्यमान लिया जाता है। तो इस तरह से प्रतिशतता 3 तरह की होती है। W/W का मतलब होता है कि बिलियन और विलेय दोनों के भार लिए गए हैं। और हमेशा समझिए आप कि विलेय का भार ऊपर होगा और पूरे बिलियन का भार या आयतन नीचे होगा सूत्र में। तो देखिए, जैसे प्रतिशत W/W है, यानी भार प्रतिशतता निकालना है, तो W2 अपान क्या हुआ, W1 + W2, यानी विलेय का भार बटे बिलियन का कुल भार इंटू 100। देखिए, W1 + W2 इसलिए लिखा गया है कि बिलियन का भार W कितना होगा, W1 + W के बराबर होगा, इसलिए हम W1 + W यहाँ पे लिखते हैं। अगर प्रतिशतता W/V है तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा W2/V इंटू 100। अगर प्रतिशतता वॉल्यूम टू वॉल्यूम है तो ये भी हो जाएगा V2/V1 + V2 इंटू 100, जहाँ पर V1 + V2 क्या है, बिलियन का कुल आयतन V है। तो बच्चों, इसका प्रयोग जनरली उस स्थिति में किया जाता है जब विलेय और विलायक दोनों ही द्रव हों, तो प्रतिशतता को V/V में हम व्यक्त करते हैं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। जब किसी भी बिलियन में बिलियन के मात्रा के अनुरूप विलेय बहुत ही ट्रेसेस में होता है, यानी बहुत कम मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में होता है। जैसे एक भाग में हम कह दें, बिलियन का अगर एक भाग हम लेते हैं तो उसमें विलेय के 10⁻⁻5 भाग हैं। इसका मतलब इसकी मात्रा बच्चों क्या है, बहुत कम है। इस मात्रा को हम क्या करेंगे, जब भी व्यक्त करेंगे सांद्रता के रूप में, तो इसको हम ppm के रूप में व्यक्त करते हैं। फार्मूला एकदम से प्रतिशतता जैसा ही है, केवल अंतर यह है कि जहां 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहीं पर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10⁻6 से, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है, जो भी सूत्र प्रतिशतता का है उसमें 100 की जगह 10⁻6 करिए, उत्तर आ जाएगा। इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। एक चीज़ है, देखिए, कभी कभी प्रतिशतता दिया है, ppm पूछ लेता है, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान सा होता है। अगर प्रतिशतता पूछ रहा है तो ppm का जो भी सांद्रण है उसमें 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करिए। अगर ppm पूछ रहा है और प्रतिशतता दिया गया है तो प्रतिशतता में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻4 से, और ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ppm और प्रतिशतता एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 10⁻⁻4 या 10⁻4, जैसी स्थिति हो। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों, मेन आता है कि ऐसी कोई यूनिट होनी चाहिए जिस पर ताप का प्रभाव न पड़े। ऐसी यूनिट को व्यक्त करने के लिए सबसे बेस्ट यूनिट मानी जाती है मोललता। बच्चों देखिए, मोललता में 2 चीज़ें चेंज हैं। पहला, भार को लिया गया है, द्रव्यमान को, आयतन को नहीं लिया गया है, यानी 1000 ml की जगह 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम लिया गया है। और वहाँ बिलियन को हम लेते थे, यहाँ पर विलायक का भार लिया गया है केवल। तो ये दोनों अंतर हैं। अर्थात मोललता को हम परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी कि विलायक के 1 kg में, अर्थात 1000 ग्राम में विलेय की जितने मोल घुले होते हैं उसे ही हम उसकी मोललता कहते हैं। फार्मूला एकदम मोललता जैसा ही है, केवल अंतर यह है कि यहाँ पर V की जगह W1 प्रयुक्त होता है, यानी विलेय का ग्राम में भार व्यक्त होगा। इस तरह से मोललता का फार्मूला क्या बच्चों, W2/m2 इंटू 1000/W1। इन सबसे रिलेटेड आंकिक प्रश्न और जो भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम क्वेश्चन आंसर टाइप स्टडी करेंगे और उसमें इसको सम्मिलित किया जाएगा। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं मोलर प्रभाज क्या है। देखिए, मोलर प्रभाज जो है वह होता है कि किसी भी बिलियन में कुल जितने मोल हैं उसकी तुलना में किसी अवयव के कितने मोल उपस्थित हैं। बच्चों, यह एक इस तरह का मात्रक है जो विलेय के लिए भी लागू हो सकता है और विलायक के लिए भी। और सामान्यतः हम इसको कह सकते हैं कि बिलियन में किसी अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोलर प्रभाज कहते हैं। द्विअंगी बिलियन में अगर 2 अवयव हैं तो x1 इक्वल टू हो जाएगा n1/n1 + n2, और x2 इक्वल टू हो जाएगा n2/n1 + n2। अब बच्चों देखिए, हमें क्या करना है कि n1 और n2 के जो मान होते हैं
इनके लिए सामान्य से फार्मूले को आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त करना रहेगा। जैसे N1 निकालने के लिए W/M1 और N2 निकालने के लिए W2/M2, जहाँ पर M2 क्या है, अणुभार है, M1 क्या है, विलायक का अणुभार है। तो N1 और N2 की वैल्यू हम उनकी मात्रा और भार के अनुसार निकाल लेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि किसी भी विलयन में जितने भी अवयव हैं उनके मोल प्रभाजों का कुल योग सदैव 1 के बराबर होता है। यानी मोलर प्रभाज का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी प्रश्न में। अब आइए हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इनके संदर्भ में, और वो ये है बेटा कि मोललता व मोलर प्रभाज सांद्रता के को व्यक्त करने के सबसे अधिक उपयुक्त मात्रक माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात अगर इनको इंडिया से किसी भी विलयन को बनाकर उसकी मोललता निकाल दी जाए और उसको हम भेज देते हैं किसी ठंडे प्रदेश में, साइबेरियन एरिया में, तो वहाँ भी इसकी मोललता उतनी ही होगी। जबकि अगर मोललता को हम यहाँ निकालें, कैलकुलेट करें और भेज दें साइबेरिया में, तो वहाँ इसकी मोललता परिवर्तित हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ताप घट जाएगा। तो एक सामान्य सी बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मोललता या मोलर प्रभाज अच्छे मात्रक माने जाते हैं, अच्छी इकाइयाँ मानी जाती हैं सांद्रता के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कभी कभी बच्चों कुछ प्रश्नों में मोलरता और मोललता का संबंध पूछा जाता है, यानी M फॉर मोलरता, स्मॉल m फॉर मोललता, इन दोनों में रिलेशन पूछा जाता है। या मान लीजिए मोलरता दिया है, आपसे मोललता निकालने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे में हमेशा उस प्रश्न में घनत्व यानी D दिया गया होगा। और अगर D दिया गया है तो आप एक सामान्य सा सूत्र याद कर लीजिए कि मोलरिटी अपान मोललिटी इक्वल टू होता है D माइनस M इंटू M1 अपान 1000, जहाँ पर कैपिटल M जो है ये विलयन की मोलरता है और M1 जो है ये विलायक का अणुभार है। क्या है बच्चों? ये विलायक का अणुभार है। ये आपको ध्यान में रखना है और इस सूत्र से आप आसानी से मोलरता से मोललता या मोललता से मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चन सामान्य रूप से देख लीजिए। यद्यप कल कई क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने को रिव्यू करने के लिए हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जैसे देखिए, ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रता की 2 इकाइयों के नाम बताओ। तो आप जानते हैं ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रता की बेटा यहाँ क्वेश्चन था ताप पर निर्भर न करने वाली, ताप पर निर्भर न करने वाली सांद्रता की 2 इकाइयों के नाम बताओ। तो देखिए मोललता और मोलर प्रभाज ये ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रता की इकाइयाँ, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, यानी मोलरता और नॉर्मलता। अगला एक क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा है और वो क्वेश्चन क्या है? 10% NaOH विलयन W/V की मोलरता क्या होगी? आसान प्रश्न है बच्चों, समझना अगर आप थोड़ा सा चाहेंगे एकदम क्लियर आपको आंसर पता चल जाता है। 2 मिनट का क्वेश्चन। 10% NaOH W/V का मतलब क्या है कि 10 ग्राम NaOH का 100 ml वाटर में घुला हुआ है, यानी NaOH का द्रव्यमान हुआ 10 ग्राम, विलयन का आयतन हुआ 100 ml। अब W2 भी हमें पता चल गया, V भी पता चल गया। NaOH का अणुभार हम निकाल सकते हैं, ये आता है 40। तो जब हमें MW2V पता है तो सीधे मोलरता का सूत्र लगाइए और प्रश्न को हल कर जाइए। देखते देखते तो मोलरता ये देखिए मोलरता लिखना चाहिए इसको। मोलरता M इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान V ml में। W2 की वैल्यू 10 है, M2 40 है, 1000 अपान V ml में 100 है। इसको सॉल्व करेंगे 2.5 एन आंसर आ जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा गया कि ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण बताओ। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न आते हैं जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। जैसे मिश्र धातुएं होती हैं, पीतल है,
कांसा है। ये सब ठोस का ठोस में ही उदाहरण होता है। इसमें दो धातुएं आपस में मिली। बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।